1 अप्रैल 2026 से बहुत सारे फॉर्म्स बदल जाएँगे और इसी में आता है फॉर्म 15G और 15H का नाम। 1 अप्रैल 2026 से जब आप बैंक में जाएँगे टीडीएस ना कटने के लिए फॉर्म जमा करने, तो फॉर्म 15G और 15H को जमा नहीं करेंगे बल्कि आप फॉर्म नंबर 121 को जमा करेंगे। ये फॉर्म किस काम आता है, इसे कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है और इसे कैसे भरना है, आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फॉर्म 15G और 15H को रिप्लेस कर देने वाले फॉर्म 121 को कैसे भरा जाएगा और कौन इसे भर सकता है। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप ये जो फॉर्म देख रहे हैं ये है फॉर्म नंबर 121 और इसे तब भरा जाता है जबकि हम चाहते हैं कि हमारी इनकम के ऊपर कोई भी टीडीएस डिडक्ट ना करे। फॉर्म नंबर 121 को फिल करने से पहले हमें इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म 15G और 15H जिसका अब नाम हो जाएगा फॉर्म नंबर 121, क्या सभी लोग इसको फाइल कर सकते हैं या कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट बताई गई हैं कि किन लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। तो चलिए हम एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि फॉर्म 15G और 15H किन के लिए होते हैं। तो फॉर्म 15G वो लोग भरा करते थे जो कि 60 ईयर से कम के हैं और 15H होता है सीनियर सिटीजन्स या सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कि 60 ईयर्स एंड अबव होते हैं। लेकिन अब सभी लोगों के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म होगा 121, चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं और चाहे आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं, सभी लोग फॉर्म नंबर 121 को फिल करेंगे। इसके बाद टीडीएस के कुछ रूल्स होते हैं कि टीडीएस कब डिडक्ट किया जाता है। अगर हम बैंक में एफडी की बात करें तो जो भी आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है उसकी एक थ्रेशहोल्ड लिमिट होती है। अगर उस लिमिट के ऊपर आपका इंटरेस्ट जा रहा है तभी आपका बैंक आपके इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट करता है। अगर आप बिलो 60 ईयर्स हैं तो ये थ्रेशहोल्ड लिमिट होती है 50,000 की। इसका मतलब हुआ कि अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट 50,000 रुपए से ज़्यादा हो गया पूरे साल भर में तो आपका बैंक उस पर 10% का टीडीएस डिडक्ट कर लेगा और अगर आपने बैंक में पैन नहीं दिया हुआ है तो टीडीएस 20% पर डिडक्ट किया जाता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, अबव 60 ईयर्स हैं, तो आपके लिए लिमिट होती है 1 लाख रुपए की। अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट पूरे साल भर में 1 लाख रुपए को क्रॉस कर जाता है तो उस पर बैंक @10% आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। अगर पैन नहीं दिया हुआ है आपने तो @20% आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। अब यहाँ पर हमने ऊपर हेडिंग में लिया है टीडीएस रूल्स फॉर टैक्स ईयर 26-27। टैक्स ईयर यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अब 1 अप्रैल 2026 से हमारा टैक्स ईयर चला करेगा। जो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट था वो अब खत्म हो रहा है। 1 अप्रैल से हम टैक्स ईयर बोला करेंगे। तो टैक्स ईयर 25-26 जो कि अभी करेंटली हमारा चल रहा है, इसके लिए तो हम अपने फॉर्म 15G और 15H साल के शुरू में जमा कर चुके होंगे, तो उसके लिए अब बात नहीं हो रही है। अब जो आगे आएगा हमारा अप्रैल 2026, उसके लिए हम अब फॉर्म नंबर 121 को फाइल करेंगे और उसे कहा जाएगा टैक्स ईयर 26-27 के लिए। इसी तरह से जो हम अगले साल आईटीआर फाइल करेंगे उसके लिए भी कहा जाएगा कि हम टैक्स ईयर 26-27 की आईटीआर फाइल कर रहे हैं, ना कि फाइनेंशियल ईयर या फिर असेसमेंट ईयर। तो टीडीएस की थ्रेशहोल्ड लिमिट के बाद अब ये जो फॉर्म है 121 या फिर 15G और 15H ये क्यों जमा किए जाते हैं, तो इसके लिए भी लिमिट बताई गई है। इसके लिए कहा गया है कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में बात करें तो बिलो 60 ईयर्स के लिए लिमिट होती है 2.5 लाख रुपए की, सीनियर सिटीजन्स के लिए लिमिट है 3 लाख रुपए की और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए लिमिट है 5 लाख रुपए की। और अगर हम न्यू रिजीम में जाते हैं तो सभी लोगों के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 4 लाख रुपए की। तो इस फॉर्म को भरने के जो रूल्स बताए गए हैं वो ये हैं कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे आती है, आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, तो आप ये फॉर्म्स जमा करके अपना टीडीएस डिडक्ट होने से बचा सकते हैं। लेकिन ये जो रूल्स बनाए गए थे ये बहुत पहले रूल्स बनाए गए थे और उस समय रिबेट सेक्शन 87A का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे इनकम टैक्स एक्ट में। पर अब एक्ट में रिबेट आ गया है और रिबेट कितना मिलता है हमें? रिबेट अंडर सेक्शन 87A
ओल्ड टैक्स रिजीम में अप टू 5 लाख रुपीस पर हमें रिबेट मिलता है और हमारा टैक्स ज़ीरो हो जाता है। और न्यू टैक्स रिजीम में हम ऑप्ट करते हैं तो हमें अप टू 12 लाख रिबेट मिलता है और हमारा टैक्स ज़ीरो हो जाता है। तो इस फॉर्म को भरने की यही एक प्री कंडीशन है कि अगर आपका टैक्स ज़ीरो हो रहा है तो आप इस फॉर्म को फिल करके दे सकते हैं, जिससे कि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग करते हैं तो आप 5 लाख रुपए तक की इनकम पर ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग करना चाहते हैं तो आप अप टू 12 लाख तक की इनकम पर इस फॉर्म को भरकर दे सकते हैं, जिससे कि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो। आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि हमें कब ये फॉर्म जमा करना है, क्यों जमा करना है। अब हम अपने फॉर्म 121 पर चलते हैं। 4 पेज का ये फॉर्म है और इस फॉर्म के 4th पेज पर आते हैं जहाँ पर नोट्स दिए हुए हैं। वहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। तो पेज नंबर 4 पर जो ये 5th नंबर पॉइंट दिया हुआ है, इसमें ये बताया गया है कि इस फॉर्म को आप किन किन इनकम्स के लिए जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 तरह की इनकम्स बताई गई हैं जिसके लिए आप फॉर्म 121 को जमा कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इनकम के ऊपर टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। तो सबसे पहला यहाँ पर बताया है पेमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं और आपकी सर्विस को 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और अमाउंट आपका 50,000 रुपए से ज़्यादा का है, तो उस पर टीडीएस आपका एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस पीएफ के पैसे पर टीडीएस डिडक्ट ना हो तो आप ये फॉर्म 121 भरकर दे सकते हैं। दूसरा है इंश्योरेंस कमीशन। अगर आपको कमीशन रिसीव हो रहा है रिलेटेड टू कंटिन्यूएंस, रिन्यूअल करवाया है आपने या रिवाइवल कराया है इंश्योरेंस पॉलिसीज का, उस पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को फॉर्म 121 दे सकते हैं कि वो आपका टीडीएस डिडक्ट ना करें। रेंट फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पर्सन, रेंट पर भी टीडीएस डिडक्ट होता है। इसके लिए 2 सेक्शंस हैं, 194I और 194IB। 194I होता है बिजनेस या प्रोफेशनल रेंट के लिए, जिसमें कि लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी को रेंट पे दिया जाता है, उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है। लैंड एंड बिल्डिंग पर 10% है और प्लांट एंड मशीनरी पर 2% का टीडीएस डिडक्ट होता है। और 194IB होता है हाउसिंग रेंट के लिए। अगर कोई भी मकान आपने किराए पर उठाया हुआ है, वहां से आपको रेंटल इनकम आ रही है और वो रेंटल इनकम 50,000 रुपए पर मंथ से ज़्यादा की है, तो टीडीएस डिडक्ट करता है टेनेंट। और टीडीएस डिडक्ट करने के बाद वो आपको पेमेंट करता है। आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो क्योंकि आपकी इनकम बहुत कम है, आपका टैक्स जो है वो ज़ीरो आता है, तो आप ये फॉर्म भर के दे सकते हैं जिससे कि टीडीएस आपका डिडक्ट ना हो। नेक्स्ट है इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट होता है तो उसके लिए भी आप ये फॉर्म फिल करके दे सकते हैं। फिर है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स एंड डिवेंचर्स। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बाय अ बैंकिंग कंपनी, कोई और इंटरेस्ट जो कि बैंकिंग कंपनी आपको दे रही हो, जैसे कि एफडी का इंटरेस्ट। और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो, इन सब इनकम्स के लिए भी आप इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। फिर है पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड एज बोनस ऑन सच पॉलिसी। अगर कोई पेमेंट मिला है आपको एलआईसी से या कोई बोनस मिला है जिस पर कि टीडीएस डिडक्ट हो सकता है, तो उसके लिए भी आप ये फॉर्म भर के दे सकते हैं। फिर है डिविडेंड इनकम डिक्लेयर्ड बाय डोमेस्टिक कंपनी। सेक्शन 194K में डिविडेंड पर टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर आपका डिविडेंड 5,000 रुपए से ज़्यादा का हो जाता है तो उसके लिए भी आप ये फॉर्म भर के दे सकते हैं कि आपके डिविडेंड पर टीडीएस को डिडक्ट ना किया जाए। तो ये 7 तरह की इनकम्स बताई हैं जिनके लिए आप इस फॉर्म को भरकर दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वो ये है कि आप बैंक में जा रहे हैं और आपको अपनी एफडी के इंटरेस्ट के लिए ये फॉर्म जमा करना है। अब हम चलते हैं फर्स्ट पेज पर और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले है आपका नाम। इन सब चीज़ों के लिए नोट दिया हुआ है जो आपको 4th नंबर पेज पर मिलेगा। तो नाम में आपको अपना पूरा नाम देना है, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और आपका सरनेम, और सारे लेटर्स बोल्ड एंड कैपिटल में होने चाहिए। देन आपको एड्रेस देना है। एड्रेस आपको फुल एड्रेस देना है, आपको पिन कोड भी देना है, आपकी सिटी, स्टेट, पूरा एड्रेस आपको देना होगा। देन आपका पैन नंबर है। इसके बाद स्टेटस देना है। स्टेटस के लिए आपको नोट दिया गया है, नोट नंबर 3 पर देखते हैं। तो स्टेटस में आपको देना होगा कि आप इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ हैं, कंपनी है, फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है,
बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, गवर्नमेंट या फिर ट्रस्ट। इसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट में आपको अपना रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है। मीन्स आप रेसिडेंट हैं, एनआरआई हैं, या फिर आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। 5 नंबर पॉइंट तक हमने देख लिया। इसके बाद आता है 5A, इफ रेसिडेंट इंडिविजुअल वेदर एज इज 60 ईयर्स और अबव। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस पर टिक लगाना होगा। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं, बिलो 60 ईयर्स हैं, तो फिर आप नो पर टिक लगाएंगे। फिर आपको ईमेल आईडी देनी है, फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर देना है, यहाँ पर कंट्री कोड देना होगा। इंडिया का कंट्री कोड 91 है और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर। फिर है टैक्स ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। कौन से टैक्स ईयर के लिए आप ये डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं। तो इस साल जो हम फाइल करेंगे 1 अप्रैल 2026 से, तो उसका टैक्स ईयर हो जाएगा 26-27। इसके बाद आ जाती हैं डिटेल्स ऑफ इनकम। यहाँ 9th नंबर पॉइंट से यहाँ पे आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज शुरू हो जाएंगी जिसमें कि आपको अपनी इनकम्स देनी होंगी। तो ध्यान से देखेंगे। तो नेचर ऑफ इनकम यहाँ पर है, रेफर नोट नंबर 5 जो अभी हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि 7 तरह की इनकम्स बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपको देना होगा कि आप कौन सी इनकम के लिए ये डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं। तो हम एफडी के इंटरेस्ट के लिए फाइल कर रहे हैं, हम यहाँ पर एफडी इंटरेस्ट लिख सकते हैं, या फिर हम पॉइंट नंबर ई को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। अब यहाँ पर आपको एक एस्टिमेटेड इनकम बतानी होगी। एफडी पर कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा, एग्जैक्ट फिगर तो वो हमें बाद में ही पता चलती है। स्टार्टिंग में हम एग्जैक्टली गेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर एक एस्टिमेटेड इंटरेस्ट फिगर देनी होगी कि कितनी इनकम के लिए हम ये डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं। अब इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक सीनियर सिटीजन है मिस्टर ए, उन्होंने 3 बैंक में अपनी एफडीज करवाई हुई हैं। बैंक 1 से उनको 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम होती है, बैंक 2 से उनको 3 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम होती है, और बैंक 3 से उनको 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम आती है। ये सारी एस्टिमेटेड फिगर्स हैं क्योंकि हम स्टार्टिंग में गेस नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्ट हमारा जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो कितना होगा। बैंक 1 और बैंक 2 ये हमारा टीडीएस डिडक्ट करेंगे क्योंकि हमारी जो इंटरेस्ट इनकम है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो रही है। थ्रेशोल्ड लिमिट सीनियर सिटीजन्स के लिए है 1 लाख रुपए की। तो बैंक 1 2 लाख रुपए पर टीडीएस डिडक्ट करेगा क्योंकि ये 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया, और बैंक 2 भी इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस रिडक्ट करेगा क्योंकि ये 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया। लेकिन जो बैंक 3 है ये टीडीएस रिडक्ट नहीं करेगा क्योंकि जो इंटरेस्ट इनकम है वो विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट आ रही है। तो हमें ये जो फॉर्म 121 है ये हमें बैंक 1 में और बैंक 2 में सबमिट करना होगा। बैंक 3 को हम छोड़ सकते हैं। तो बैंक 1 में हमारी इंटरेस्ट इनकम 2 लाख रुपए की है और यही हम अपने इस फॉर्म में भर देंगे क्योंकि हम अभी बैंक 1 में अपना ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। यहाँ पर हम 2 लाख रुपए जो हमारी इंटरेस्ट इनकम है वो दे देंगे। फिर है डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इफ एनी। क्या आपने कहीं और भी फॉर्म नंबर 121 को जमा किया है? यहाँ पर हम यस कर देंगे क्योंकि हमें बैंक नंबर 2 में भी इस फॉर्म को जमा करना है। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 121 फाइल्ड अर्लियर। कितने आपने फॉर्म 121 फाइल किए हैं? तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे क्योंकि हमें बैंक नंबर 2 में भी ये फॉर्म जमा करना है। इस फॉर्म के अलावा एक फॉर्म और है जो हमने फाइल किया है बैंक नंबर 2 में, तो यहाँ पर हम 1 दे देंगे। फिर है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 वर फाइल्ड। दूसरे वाले बैंक में हमारी इंटरेस्ट इनकम है 3 लाख रुपए की, तो यहाँ पर हम 3 लाख दे देंगे। इसके बाद है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। अब यहाँ पर आपको टोटल इनकम बतानी है। आपको 10th नंबर पॉइंट में जो हमने इनकम ली है 2 लाख रुपए और जो हमने 11B में इनकम ली है 3 लाख रुपए, इसे ऐड करके लिखना है। टोटल अमाउंट आपको बताना है कि कितनी इनकम के लिए आपने फॉर्म 121 जमा किया है, तो यहाँ पर हम 5 लाख लिख देंगे। इसके बाद है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 12। अब यहाँ पर आपको पूरे साल की एस्टिमेटेड टोटल इनकम देनी है। आपको जिन भी सोर्सेज से इनकम रिसीव होती है, चाहे सैलरी हो, चाहे पेंशन हो, चाहे बिजनेस प्रोफेशन से कोई इनकम हो, फिर आपको रेंटल इनकम आ रही हो, तो सब कुछ ऐड करना है आपको। और उसमें आपको ये इंटरेस्ट फिगर भी ऐड करनी है। जो हमने 5 लाख रुपए लिए हैं
ये 5 लाख रुपए भी आपको इसमें ऐड करने हैं। अब हम मान लेते हैं कि आपकी जो अदर इनकम्स हैं वो सब भी मिलाकर 5 लाख रुपए हो जाती हैं और 5 लाख रुपए आपकी इंटरेस्ट इनकम है, तो यहाँ पर हम 10 लाख रुपए अपनी टोटल इनकम लिख लेंगे। इसके बाद 14th नंबर पॉइंट है डिटेल्स ऑफ लास्ट आईटीआर्स फाइल्ड फॉर प्रीवियस 2 टैक्स ईयर्स। यहाँ पर आपको अपनी 2 पिछले साल की आईटीआर्स की डिटेल्स देनी है। अब हम जो फॉर्म ये फाइल कर रहे हैं ये हम 1 अप्रैल 2026 को फाइल करने गए हैं, तो इस डेट तक आपकी जो 25-26 की आईटीआर है वो तो फाइल नहीं हुई होगी क्योंकि वो जुलाई तक फाइल होती है। तो 25-26 की आईटीआर तो आप नहीं दे पाएंगे। आप कौन सी आईटीआर दे सकते हैं? आप 24-25 की आईटीआर दे सकते हैं और दूसरी आप 23-24 की आईटीआर दे सकते हैं। इन दोनों आईटीआर के एक्नॉलेजमेंट नंबर जो कि आपको आईटीआर वी से मिल जाएंगे और रिटर्न इनकम मींस टोटल इनकम आपको देनी है जिस पर की टैक्स की कैलकुलेशंस होती हैं, वो टोटल इनकम। इसके बाद डिक्लेरेशन आ जाता है। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, यहाँ पर पैन नंबर देना है, प्लेस दे देंगे, डेट दे देंगे, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। तो ये था फॉर्म नंबर 121 जो कि आप फाइल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट ना हो। यहाँ पर हमने ये बैंक का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन ये आप बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर जमा कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं कि वो टीडीएस डिडक्ट ना करे, या फिर आप म्यूचुअल फंड कंपनीज में दे सकते हैं, एएमसी में दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी आपको डाउट है या कोई आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप आईटीआर फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू।